ऋषिकेश के बाहरी इलाके के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 के दिन अचानक से लापता हो जाती है। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद 24 सितंबर के दिन चिल्ला बैराज से अटकी एक लड़की की लाश मिलती है। ये डेड बॉडी अंकिता भंडारी की थी। अंकिता भंडारी की मौत के पीछे की जांच हुई तो पता चला कि अंकिता को किसी और ने नहीं बल्कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अपने दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मारा था, क्योंकि पुलकित चाहता था कि अंकिता रिसोर्ट में आने वाले एक वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दे, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया। ये वीआईपी अंकिता से कैसा फेवर चाहता था वीआईपी? इस वीआईपी का पुलकित से क्या है ना था? क्यों पुलकित ने अंकिता से इस वीआईपी का जिक्र किया? इसके करीब एक हफ्ते बाद ही अंकिता की लाश चिल्ला नहर में मिलती है। लेकिन अंकिता भंडारी के इस ट्रैप में फंसने की कहानी 19 सितंबर से नहीं बल्कि 1 सितंबर से शुरू होती है, यानी अंकिता भंडारी के नौकरी शुरू करने की पहली रात से। उत्तराखंड का वनंतरा रिसोर्ट भाजपा के मंत्री रहे विनोद आर्या का एक लग्जरी रिसोर्ट था, जो देखने में और सुविधाओं में काफी आलीशान था। अक्सर यहाँ नेता राजनेता वीआईपी गेस्ट पूल पार्टियां करने और अय्याशी करने के लिए आया करते थे। वनंतरा रिसोर्ट गंगा भोगपुर तला में पड़ता था, जो ऋषिकेश शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर था और आसपास के जंगलों से घिरा हुआ एक आउटर एरिया है। इसी वनंतरा रिसोर्ट में अंकिता भंडारी ने 1 सितंबर 2022 से रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी रात वनंतरा रिसोर्ट में 4-5 लोगों की एक पार्टी होती है। तभी एक गेस्ट ने अंकिता को जबरन गले लगा लिया और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस घटना के बारे में अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बता दिया, जिसने अंकिता की नौकरी लगवाई थी। पुष्पदीप और अंकिता दोनों क्लोज फ्रेंड थे। दोनों की पिछले सितंबर 2021 में इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई थी। पुष्पदीप जम्मू का रहने वाला था और अंकिता से मिलने के लिए कई बार उत्तराखंड आया था। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आने वाले डोब श्रीकोट की रहने वाली थी, जिसका जन्म 11 नवंबर 2003 के दिन हुआ। 2020 में अंकिता ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, जिसमें उसके 88% नंबर आए थे, यानी वे पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी और लोग घरों से ही नौकरियां और पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए अंकिता ने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन लिया। शुरू के 3 महीने अंकिता ने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जब दोबारा से कॉलेज शुरू होते हैं तो अंकिता कॉलेज चली गई। इस बीच ही अंकिता के पिता की कोरोना में नौकरी चली जाती है। अंकिता को अपना कोर्स पूरा करने के लिए फीस भरनी थी, जो उसके पिता के पास अब देने के लिए नहीं थी। इसलिए मार्च 2022 में अंकिता को कोर्स के बीच में ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का अंकिता का सपना अधूरा रह जाता है। इस समय तक अंकिता की पुष्पदीप से दोस्ती हो चुकी थी। अंकिता पुष्पदीप से अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए कहती है। इसी दौरान पुष्प की नजर OLX पर मौजूद वनंतरा रिसोर्ट के एक विज्ञापन पर पड़ती है। इस विज्ञापन में साफ लिखा था, केवल वही लड़की इस नौकरी के लिए अप्लाई करे जो रिसोर्ट में रहने के लिए तैयार हो। ना ही पुष्प इन लाइनों का मतलब समझ सका और ना ही अंकिता। उन्होंने समझा आउटर जंगल में होने के कारण ही शायद रिसोर्ट वाले एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो रिसोर्ट में ही 24 घंटे रहे। पुष्प ने OLX पर मौजूद इस विज्ञापन से रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या का नंबर ले लिया और अंकिता की नौकरी के लिए बात करने लगा। गरीबी में मजबूर अंकिता ने इस शर्त को मान लिया, जिसके बाद पुलकित ने अंकिता का एक टेलीफोन इंटरव्यू लिया। इस तरह 28 अगस्त 2022 के दिन अंकिता की वनंतरा रिसोर्ट में नौकरी लग जाती है। अंकिता के पिता इसी दिन
बेटी को वलंतरा रिसोर्ट में छोड़ने आते हैं, जो ऋषिकेश से 10 से 12 किलोमीटर दूर आउटर एरिया में पड़ता है, जहां रेगुलर बस ऑटो नहीं जाते थे। जो इन वलंतरा रिसोर्ट में नौकरी लगने की पहली रात ही गेस्ट ने अंकिता से छेड़छाड़ कर दी। इस बात की शिकायत अंकिता ने पुलकित आर्या से की। पुलकित ने उस गेस्ट को डांटा और इसी बहाने अंकिता के कमरे को अपने कमरे के पास शिफ्ट कर लिया। हालांकि ये एक दिन ठहरने के बाद अंकिता वापस अपने उस कमरे में शिफ्ट कर दी गई, जो अंकिता को शुरुआत में अलॉट किया गया था। लेकिन 9 सितंबर को एक बार फिर पुलकित आर्या ने अंकिता का कमरा अपने कमरे के पास शिफ्ट करवा लिया, ये कहते हुए कि हमारे पास ज्यादा गेस्ट और कमरों की संख्या कम है। लेकिन अगले ही दिन 10 सितंबर की रात ही अंकिता ने पुष्प को कॉल किया और रोने लगी। पुष्प ने रोने की वजह जानने की कोशिश की तो अंकिता ने उसे बात बतानी चाहिए। जब पुलकित को पता चला कि अंकिता पुष्प से बात कर रही है तो पुलकित ने अंकिता का फोन छीन लिया और कहा कि हर छोटी छोटी बात को पुष्प को मत बताया करो, और पुष्प का फोन काट दिया। इस रात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और रिजॉर्ट स्टाफ अंकित गुप्ता, इन तीनों ने अंकिता के कमरे में शराब पी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या ने भी खुद अंकिता के साथ छेड़छाड़ की। अब अंकिता ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और वलंतरा में इलेक्ट्रिशियन का काम कर चुके आयुष को मैसेज किया। आयुष ने भी तभी नौकरी छोड़ी थी और अंकिता से मिलना जुलना हुआ था और कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। परेशान अंकिता ने इसी रात आयुष को मैसेज किया। आयुष को उसने अपने लिए एक अलग नौकरी ढूंढने के लिए कहा। 11 सितंबर के दिन अंकिता ने यही बात पुष्प को बता दी कि कल रात पुलकित, अंकित और सौरभ ने मेरे कमरे में शराब पी और मेरे साथ छेड़छाड़ भी की। इस पर पुष्प ने अंकिता को कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें कहीं और नौकरी देखनी चाहिए। अंकिता ने इलेक्ट्रिशियन आयुष को दोबारा मैसेज लिखा और कहा, इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, हबशी है साले, तमीज नहीं है, मेरे को जॉब चाहिए। आगे की चैट में अंकिता ने आयुष को बताया कि कैसे पुलकित ने उसे किस करने की कोशिश की। अंकिता ने आयुष को लिखा, इस पर मैंने पुलकित को ढंग से सुना दिया, जिसके बाद उसने अपना गुस्सा स्टाफ रिंकू पर निकाला और उसे बहुत मारा। सारा स्टाफ छोड़ने वाला है रिजॉर्ट को और मैं भी जाने वाली हूँ। अंकिता ने आयुष को लिखा कि अभी मैं मजबूर हूँ। अंकिता के नौकरी छोड़ने के इरादे को देखते हुए पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों ने अंकिता से माफी मांग ली और नौकरी न छोड़ने के लिए मनाया। अंकिता भी इन तीनों के झांसे में आ जाती है और आयुष को अपने लिए नई नौकरी ढूंढने के लिए अभी मना कर देती है। 17 सितंबर की रात में अंकिता ने पुष्प को दोबारा पैनिक में आकर व्हाट्सएप मैसेज किए। इस बार अंकिता कुछ ज्यादा परेशान थी। अंकिता ने पुष्प से कहा कि बहुत इनसिक्योरिटी होती है इस रिजॉर्ट में। अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है। मैं गई उसके साथ। फिर उसने बोला एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे यानी 19 सितंबर को, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने बोला मैं क्या करूं? अंकित की ये बात सुनकर अंकिता ने उसे डांटा और कहा मैं गरीब हूं तो क्या, मैं 10,000 में बिक जाऊंगी। इस पर अंकित ने कहा मैंने आपको थोड़ी बोला है कि आप करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई दूसरी लड़की होगी तुम्हारी नजर में, क्योंकि वो 10,000 दे रहा है। अंकिता ने पुष्प को व्हाट्सएप मैसेज पर कहा कि मैं जानती हूँ ये लोगों ने जानबूझकर बोला है। अंकिता ने आगे लिखा कि तुम्हें पता है ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बोलना, लेकिन मुझे पता है इन तीनों ने जानबूझ के बोला है ताकि मैं हाँ बोल दूं इन पैसों के लिए। ये मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। अंकिता ने वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात न केवल मना करी बल्कि अंकित को डांट भी लगा दी। अंकिता ने वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात अपने दोस्त पुष्पदीप को बता दी। 18 सितंबर की सुबह यानी जिस दिन अंकिता की हत्या हुई, उस सुबह अंकिता ने 11:03 पर पुष्प को मैसेज किया कि उसे पुलकित आर्या ने बोला है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं और अगर नहीं किया तो वो तुम्हें हटा देंगे और दूसरी लड़की आएगी। दोपहर 2:46 पर अंकिता ने पुष्प को दोबारा मैसेज किया। उसने मैसेज में लिखा मेरा रूम दोबारा शिफ्ट हो गया है सर के रूम में,
क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। शाम के 4 से 5 बजते बजते अंकिता और पुलकित के बीच और झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को लेकर हो रहा था, जो अगले दिन आने वाला था। अंकिता किसी भी हालत में किसी ट्रिक और लालच के चलते कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए इसी ही शाम अंकिता ने तुरंत नौकरी छोड़ने और रिजॉर्ट छोड़ने का मन बना लिया और अपना बैग तैयार कर लिया। अंकिता ने अपना बैग कमरे से उठवाने के लिए और रिजॉर्ट से सड़क तक पहुंचाने के लिए रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल किया। सौरभ बिष्ट रिजॉर्ट में सर्विस का काम करता था। जिस वक्त अंकिता ने सौरभ को कॉल किया, उस वक्त सौरभ करण के साथ रिजॉर्ट से बाहर घूम रहा था। करण भी रिजॉर्ट में ही इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल का काम करता था। इसी वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे, जिस समय अंकिता का सौरभ बिष्ट को कॉल आया। उस वक्त सौरभ गाड़ी चला रहा था, इसलिए सौरभ बिष्ट का फोन करण ने उठाया। उधर से रोती हुई अंकिता ने करण से कहा कि प्लीज मेरा बैग सड़क तक ले जाओ। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना। अंकिता को परेशान देख करण ने रिसोर्ट के दूसरे स्टाफ चंद्रकरण को कॉल करके कहा कि अंकिता मैम ने रोते हुए कहा है कि मेरा बैग रखवा दो। चंद्रकरण वनंतरा रिसोर्ट में इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस का काम करता था। चंद्रकरण जब वनंतरा रिसोर्ट के गेट पर पहुंचा तो अंकित ने गेट पर ही रोक दिया और कहा कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन चंद्रकरण ये कहते हुए रिसोर्ट के अंदर जबरदस्ती घुस गया कि मुझे मैडम से अटेंडेंस लगवानी है। इस वक्त अंकिता अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, जो रिसेप्शन के बगल में ही था। जब चंद्रकरण ने अंकिता से हेल्प करने के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकरण के कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार अंकिता इस वक्त काफी डरी हुई थी। इसी दौरान अंकिता ने अपने कमरे के बाहर खड़े होकर पुष्प को कॉल किया। अंकिता ने रोते हुए पुष्प से कहा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। इस वक्त शाम के करीब 6 बज चुके थे, लेकिन तभी पुलकित अंदर कमरे से आया और अंकिता का मोबाइल छीन लिया और उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गया। अंकिता रोती रही। बाहर गेस्ट का सामान रख रहे रिजॉर्ट के स्टाफ ने भी पुलकित को अंकिता के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। पुष्प ने तुरंत अंकिता को कॉल लगाया, लेकिन अंकिता ने पुष्प का फोन नहीं उठाया। कुछ मिनटों बाद ही शाम 7:57 पर पुष्प को अंकिता की कॉल आती है। फोन शुरू होते ही अंकिता रोने लगती है। वो पुष्प को बताती है कि पुलकित आर्या ने मेरा मुंह दबाया, मेरा बैग खींचा और मेरे साथ बदसलूकी की और कमरे में ले गया। अंकिता इस कॉल पर बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाई। उसने उससे कहा वो सारी बात उसे बाद में बताएगी। ये कहते हुए अंकिता ने फोन काट दिया। जब पुलकित ने देखा कि अंकिता कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और वो रिजॉर्ट छोड़ने वाली है, तो पुलकित ने अंकिता को बहकाना शुरू कर दिया और कहा कि बाहर चलते हैं, बाहर कुछ बातें करनी है और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इस तरह रात के करीब 8 बजे पुलकित, आर्या, सौरभ, भास्कर तीनों एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पर अंकिता को लेकर रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। अंकिता सौरभ, भास्कर की बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। उनके पीछे पुलकित और अंकित स्कूटी पर चल रहे थे। करीब 8:30 बजे ये लोग कोडिया गांव से ऋषिकेश एम्स की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी दिखते हैं। ऋषिकेश में इन्होंने कुछ स्नैक्स और मोमोज वगैरह खाए। इस वक्त तक अंकिता पुलकित के इरादे भांपने लगी थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इससे भी बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। इस दौरान रात के करीब 8:32 पर अंकिता ने पुष्प को दोबारा से कॉल किया। अंकिता के पीछे से आने वाली बैकग्राउंड नॉइज से पुष्प समझ गया था कि अंकिता रिजॉर्ट पर नहीं है, वो कहीं बाहर है। पुष्प ने अंकिता से पूछा कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो? तब अंकिता ने कहा कि हम बाहर आए हैं और पुलकित, अंकित और सौरभ साथ में ही हैं। पुष्प ने अंकिता से पूरी बात जाननी चाहिए कि वो इतनी परेशान क्यों हैं। तो अंकिता अब नॉर्मली बातें करने लगी, जैसे खाना वगैरह खा लिया।
क्योंकि पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों उसके पास खड़े थे। अंकिता ने दबी हुई आवाज में पुष्प से कहा, मैं इनके बीच में फंस गई हूँ। ये कोई भी घटना कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त अंकिता ऋषिकेश एम्स के आसपास ही थी और पुलकित, अंकित और सौरभ उसके आसपास ही स्कूटी और बाइक के साथ खड़े थे। पुष्प ने अंकिता से कहा कि फोन चालू रखो, फोन मत काटना। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि चलो चलते हैं। अंकिता ने पुष्प को कहा कि मैं तुम्हें सारी बातें रिजॉर्ट पर जाकर बताऊंगी। ये कहते हुए अंकिता ने पुष्प का फोन काट दिया। यह अंकिता और पुष्प की आखिरी बातचीत थी। उसके साथ क्या हुआ था, ये पूरी बात वो पुष्प को कभी नहीं बता सकी, सिवाय इसके कि पुलकित आर्या ने उसका मुंह दबाया था, उसका बैग खींचा और उसके साथ बदसलूकी की। जब भी अंकिता कॉल करती, हत्यारे आसपास ही होते। अंकिता बार बार ये कहकर फोन काट देती कि पूरी बात बाद में बताऊंगी। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे पूरी बात बताने का कभी मौका भी नहीं मिल पाएगा। तीनों अंकिता को लेकर ऋषिकेश एम्स से चिला मार्ग कोडिया की तरफ जाने लगते हैं। चिला बैराज की चेक पोस्ट पर इन्हें वन विभाग के गार्ड आशीष पुरोहित ने रोका, जो चिला बैराज पशु मार्ग चेक पोस्ट पर तैनात थे। इस वक्त घड़ी में रात के करीब 9 बज चुके थे। गार्ड आशीष पुरोहित ने स्कूटी चला रहे पुलकित से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, हम लोकल गांव कोडिया जा रहे हैं। इस वक्त अंकिता पुलकित आर्या के साथ स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी। गार्ड आशीष पुरोहित ने लोकल गांव का समझकर पुलकित को आगे जाने दिया। पीछे पीछे बाइक पर आ रहे अंकित और सौरभ भास्कर को भी गार्ड ने लोकल गांव वाला समझकर आगे जाने दिया। करीब 9:38 पर पुलकित ने अंकिता के दोस्त पुष्प को कॉल की। पुलकित ने पुष्प से कहा कि अंकिता के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है। पुष्प ने भी ज्यादा बातें ना करते हुए कहा कि ठीक है, आप अंकिता की 20 दिन की जो सैलरी बनती है वो दे दो, सुबह लड़का आएगा और अंकिता को ले जाएगा। पुष्प ने पुलकित से पूछा कि आप रिजॉर्ट पर आ गए? तो उसने कहा कि हाँ, हम सब आ गए हैं। लेकिन सच यह था, पुलकित, सौरभ, अंकित इन तीनों में से कोई भी अभी रिजॉर्ट नहीं आया था। वो सभी चीला नहर के पास थे और अंकिता का मर्डर करने वाले थे या कर चुके थे। पुलकित से बात करने के कुछ मिनटों बाद ही पुष्प ने करीब 10 बजे अंकिता को कॉल मिलाया, लेकिन अब अंकिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुष्प ने अंकिता के दूसरे नंबर पर कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ था। अब पुष्प ने दोबारा पुलकित को कॉल किया। इस बार पुलकित ने भी पुष्प का कॉल नहीं उठाया। जब पुष्प ने दोबारा कॉल मिलाया तो पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। अंकिता और पुलकित दोनों के फोन स्विच ऑफ आने पर पुष्प ने रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल मिलाया, लेकिन सौरभ बिष्ट ने भी कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद पुष्प को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये कॉल रिजॉर्ट के शेफ मनवीर की थी। इस पर सौरभ बिष्ट ने पुष्प को कहा कि मेरे नंबर पर रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की। पुष्प ने कहा, अंकिता कहाँ है? तब सौरभ बिष्ट ने जवाब दिया कि थोड़ी देर पहले अंकित सर आए थे, वो अंकिता का खाना लेके गए थे, अब अपने कमरे में ही होंगे। ये बात सुनकर पुष्प को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा अंकिता ने खाना खा लिया होगा, लेकिन ये सच नहीं था। शक रात को ही होने लग गया था थोड़ा थोड़ा, मतलब कंफर्म नहीं था ना, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि स्टाफ को फोन किया, वो भी कह रहे थे कि हाँ अंकित सर खाना लेके गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आई गई होगी। तो अंकित ने जानबूझकर शेफ और अन्य स्टाफ जैसे सौरभ बिष्ट के सामने ये ढोंग रचा था कि वो अंकिता के कमरे में खुद खाना देकर आएगा, जबकि शेफ मनवीर ने अंकित से कहा कि हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो खाना दे आएगा। इससे पहले भी कभी अंकित खाना देने के लिए अंकिता के कमरे में नहीं गया था, लेकिन स्टाफ को धोखा देने के लिए अंकित ने ये ड्रामा रचा, जबकि ये सच नहीं था। अंकिता अपने कमरे में थी ही नहीं। उसे कुछ देर पहले ही तीनों ने मार पीट कर चीला नहर में फेंक दिया था और तीनों वापस रिजॉर्ट में आ गए थे। इधर जम्मू में बैठा पुष्प लगातार अंकिता को फोन मिलाता रहा, लेकिन अंकिता का फोन स्विच ऑफ आता रहा।
इधर हत्यारे रिसोर्ट पर आकर पार्टी कर रहे थे। हत्यारों में से एक अंकित गुप्ता ने पहले ही कॉल करके शेफ मनवीर को कह दिया था कि खाने में मलाई कोफ्ता और चिकन बना लेना, साथ में 15-16 रोटियां बना लेना। उधर अंकिता की लाश चीला नहर में बह रही थी। उसे उस बात की सजा दी गई जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती थी उसका लड़की होना और इसके अलावा उसका गरीब होना। इसके अलावा उसकी कोई दूसरी गलती नहीं थी। अपराधी अंकिता को इसलिए नोचते रहे क्योंकि वो अमीर थे, उनके पास पैसा था, उनके पास बड़ी गाड़ियां थी, उनके पास रिजॉर्ट था और उनका पिता सत्ताधारी पार्टी में मंत्री रहा था। इधर जम्मू में दूर बैठा पुष्प रात भर अंकिता को कॉल मिलाता रहा, ये प्रार्थना करते हुए कि अंकिता के साथ सब कुछ सही हो। उसे ये भ्रम भी था कि शायद अंकिता खाना खा के सो गई हो और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो, क्योंकि स्टाफ ने भी उसे ऐसा ही बताया था। 19 सितंबर की सुबह जब पुष्प जगा तो उसने सबसे पहले अंकिता को कॉल की, लेकिन अब भी अंकिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 15 मिनट उनसे बात हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता को फ़ोन किया। उसी वक्त 15 मिनट के गैप के बाद मैंने अंकिता को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से किया, फ़ोन बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फ़ोन किया क्योंकि ये तो पहुंच गया था, तो मैंने इसको फिर से फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर से फ़ोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुष्प को किसी बड़ी अनहोनी का शक हो चुका था। पुष्प ने अंकित गुप्ता का नंबर निकाला और कॉल किया, लेकिन उधर से अंकित गुप्ता ने नहीं बल्कि पुलकित आर्या ने फोन उठाया। पुलकित ने कहा कि मैं तो सुबह 5 बजे जिम गया था, वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो कमरे में नहीं है। उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं चलती हूं। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी। बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। इस कॉल के दौरान पुलकित आर्या ने अंकिता के गायब होने का शक उसके दोस्त पुष्प पर ही डालने की कोशिश की। पुलकित की बातों से पुष्प समझ गया था कि कुछ बड़ी गड़बड़ है, इसलिए पुष्प ने अंकिता के चचेरे भाई अभी भंडारी को कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि अंकिता रिजॉर्ट से लापता है। इस तरह अंकिता के परिवार तक ये बात पहुंच सकी कि उनकी बेटी रिजॉर्ट से गायब है, जहां काम किए उसे अभी सिर्फ 20 दिन हुए थे। अंकिता के पिता शाम को ही अपने चचेरे भाई भगवान सिंह के साथ ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। वीरेंद्र सिंह सबसे पहले अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट कराने के लिए पौड़ी थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और कहा कि उन्हें मुनि की रेती थाने जाना चाहिए क्योंकि रिजॉर्ट उसी थाने के अंदर पड़ता है। जब अंकिता के पिता मुनि की रेती थाने पहुंचे तो वहां से भी उन्हें ऋषिकेश के कोतवाली थाने जाने के लिए कहा गया। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। अब अंकिता के पिता ऋषिकेश के कोतवाली थाने पहुंचे तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी शिकायत पटवारी सर्कल के अंतर्गत आती है, यानी यहाँ भी अंकिता के पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर यहाँ से गया मैं 6:30 बजे के आसपास यहाँ से गया, पौड़ी होते हुए मुनि की रीति से कोतवाली ऋषिकेश से गया लक्ष्मण झूला। तो उन्होंने कहा कि वो पटवारी क्षेत्र के अंदर आता था। फिर वहाँ से निकला मैं 19 तारीख को मैं नाइट वहाँ रुका था ऋषिकेश में। अगले दिन यानी 20 सितंबर को अंकिता के पिता ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने जाते हैं। लक्ष्मण झूला थाने में वीरेंद्र सिंह ने क्लियर एक शिकायत दी कि उनकी बेटी 18 सितंबर की शाम से लापता है, जबकि होटल मैनेजर बता रहा है कि 19 सितंबर की शाम 4 बजे से लापता है। मुझे होटल मैनेजर और स्टाफ पर शक है, उन्होंने ही मेरी बेटी को गायब कर रखा है, क्योंकि स्टाफ वाले कुछ और कह रहे हैं और मैनेजर कुछ और कह रहे हैं। अतः होटल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर कुछ एक्शन लेने के बजाय लक्ष्मण झूला थाने ने वीरेंद्र सिंह को चीला पटवारी चौकी यानी रेवेन्यू पुलिस के पास भेज दिया। यहाँ आपको रेवेन्यू पुलिस और पटवारी चौकी के बारे में बताना जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड के बहुत से हिस्से में आज भी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम लागू है। ये सिस्टम ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के गांव काफी बिखरे हुए हैं।
और यहाँ अपराध भी काफी कम है, इसलिए यहाँ रेगुलर पुलिस का काम रेवेन्यू अधिकारी को दे रखा है। यानी जो काम हमारे यहाँ रेगुलर पुलिस करती है वो काम उत्तराखंड में रेगुलर पुलिस के अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी भी करते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के उन गाँवों में जहां रेगुलर पुलिस की थोड़ी पहुंच कम है। इसे राजस्व पुलिस यानी रेवेन्यू पुलिस कहते हैं। जब वीरेंद्र सिंह चीला पटवारी चौकी पहुंचे तो उन्हें वहां से भी कंडखाल चौकी जाने को कहा गया। अतः वीरेंद्र सिंह कंडखाल चौकी पहुंचे तो यहाँ अंकिता के पिता को पता चला कि यहाँ तो पहले से ही रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या ने ही रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर विभव प्रताप को इस मामले की शिकायत दे दी है। इस शिकायत पत्र में पुलकित आर्या ने लिखा, अंकिता भंडारी हमारे रिजॉर्ट पर कार्य कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से वे निजी समस्याओं की वजह से तनाव में लग रही थी। 18 सितंबर 2022 को वो ज्यादा परेशान थी और रोने लगी। उसने बताया कि उसे घूमना पसंद है, इसलिए हम अंकिता को घुमाने के लिए ले गए। शाम को जब हम वापस लौटे तो अंकिता कमरे में चली गई, लेकिन अगली सुबह 19 सितंबर के दिन सुबह करीब 8:30 बजे हमारे कर्मचारी सौरभ ने बताया कि अंकिता कमरे में नहीं है। तभी से हम अंकिता को ढूंढ रहे हैं। मतलब जिस पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी की हत्या करी वो खुद ही 19 सितंबर को पटवारी पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गया कि पिछले दिनों से अंकिता तनाव में थी और लापता है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर विभव प्रताप इस सूचना को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा छुट्टी पर चले जाते हैं, बिना इस केस को किसी और को ट्रांसफर किए। शिकायत देने के लिए, लेकिन पटवारी को पता पड़ गया कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ चल रही है, तो पटवारी जानबूझ के छुट्टी मांग के चला गया। अब ये बोला मैं कि छुट्टी मांग के किससे गया। फिर अब पटवारी ने जो है चार्ज विनोद कुमार को दे दिया। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पटवारी विभव प्रताप को फोन किया। इस पर विभव प्रताप ने कहा कि वो छुट्टी पर है और पटवारी विवेक कुमार चार्ज पर है। इसके बाद वीरेंद्र सिंह पटवारी विवेक कुमार से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पटवारी विवेक कुमार ने वीरेंद्र सिंह को करीब 2.5 घंटे तक इंतजार करवाया, क्योंकि पटवारी साहब पुलकित के पिता और भाजपा के मंत्री रहे विनोद आर्या, पुलकित की पत्नी स्वाति, आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता से कमरे में अंदर बात कर रहे थे। 20 तारीख को जब हम वहाँ गए तो हमसे पहले होटल वाले मैनेजर और मालिक और उस मालिक की मिसेज और मालिक के पिता और अरविंद अंकित नाम का वहाँ पहुँच रखे थे। अंत में वो खुद ही अंदर घुस गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जिद करने लगे। पटवारी विवेक कुमार ने कहा कि उनके पास पहले से ही पुलकित की शिकायत दर्ज है, इसलिए दूसरी शिकायत की जरूरत ही नहीं है। तो पहुंचा, मैं दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था तो मैंने पर्दा हटाया तो उन्होंने कहा रुको अभी। तो उसके बाद 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे तक मैं छत में घूमता रहा। तो जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा रुको अभी। फिर मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बोला, मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगे पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगे? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। जबकि पुलकित आर्या की शिकायत में और अंकिता के पिता की शिकायत में जमीन आसमान का अंतर था। अंकिता के पिता की शिकायत में खुद पुलकित आर्या ही आरोपी था और उत्तराखंड की रेवेन्यू पुलिस उसी आरोपी पुलकित की शिकायत के आधार पर केस आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसमें लिखा था कि अंकिता डिप्रेशन का शिकार थी और खुद गायब हुई है। वीरेंद्र सिंह को इस बात के लिए भी पटवारी से लड़ना पड़ा कि उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी डिटेल शिकायत के आधार पर दर्ज हो, ना कि पुलकित आर्या की शिकायत पर। इसके बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह पटवारी विवेक कुमार को लेकर वनंतरा रिसोर्ट पर जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि सारी सीसीटीवी तारें कटी हुई हैं। वीरेंद्र सिंह ने पुलकित आर्या को कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो उसने कहा कि सीसीटीवी खराब है। पटवारी विवेक कुमार और रिसोर्ट मालिक के व्यवहार को देखकर अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह को शक हो गया था कि ये इन दोनों की मिलीभगत चल रही है। मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो।
तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूटी कटी हुई हैं। सितंबर की सुबह एक बार फिर वीरेंद्र सिंह ने इधर उधर से डीएम और डीजीपी से कॉल करवाए। 22 सितंबर 2022 के दिन अंकिता का मामला रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ट्रांसफर हो जाता है और ये केस लक्ष्मण झूला थाने में दर्ज होता है। 22 सितंबर को जब ये मामला लोकल इलाके में और सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने लगा, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लोगों में मामला हाईलाइट होने के बाद उत्तराखंड पुलिस के एसआई मनोहर सिंह रावत त्रिवनंतरा रिजॉर्ट पर छापा मारने पहुंचे और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बयान लिए। कर्मचारियों के बयान के अनुसार अंकिता और पुलकित आर्या की 18 सितंबर के दिन बहस हुई थी। 18 सितंबर की शामी पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों एक बाइक और स्कूटी से अंकिता को लेकर निकले थे, लेकिन जब ये तीनों रात को वापस आए तो अंकिता इनके साथ नहीं थी। इस तरह अंकिता की आखिरी चैट्स, कर्मचारियों के बयान और रास्ते की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 22 और 23 सितंबर की रात को उत्तराखंड पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। अंकिता मर्डर के आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए कोर्ट द्वार जा रही थी। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोका और तीनों आरोपियों की जमकर पिटाई की। पुलिस की पूछताछ में भी आरोपियों ने कबूल कर लिया कि अंकिता से हमारी बहस हुई थी और वो धक्का मुक्की में नहर में गिर गई। लेकिन असली सच तो ये था कि इन तीनों ने ही अंकिता को धक्का मारा था। अगले दिन यानी 23 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता को ढूंढने के लिए चीला नहर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंकिता का कुछ पता नहीं चल सका। इसके अगली सुबह पुलिस ने चीला इंटेक नहर का पानी रुकवाया ताकि पानी का फ्लो कम हो। तब उन्हें एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जो बैराज में फंसी हुई थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अंकिता भंडारी की थी। यहाँ से अंकिता के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल के मोर्चरी में लाया गया। पुलकित आर्या की अरेस्ट के बाद 23 सितंबर की रात को ही लोकल बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट ने बुलडोजर लेकर रिजॉर्ट आधा तुड़वा दिया। कमाल की बात ये रही कि इस बुलडोजर अभियान में अंकिता के कमरे को भी तुड़वा दिया गया, यानी क्राइम सीन को ही नष्ट कर दिया गया, जिसमें और भी सबूत मिल सकते थे और वीआईपी के बारे में भी कुछ सुराग नहीं मिल सके, जिसका जिक्र अपने मरने से पहले अंकिता ने किया था। जिस वीआईपी की सेवा के लिए अंकिता की हत्या की गई थी, जिस समय वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, उसी समय रिजॉर्ट और उसके अंदर मौजूद आयुर्वेदिक फैक्ट्री में भी आग लगा दी गई। आग किसने लगाई ये कभी सामने नहीं आ सका। उत्तराखंड पुलिस ने पीड़िता अंकिता का शव जल्दी से जल्दी निपटाने का प्लान बनाया। अंकिता के परिवार वाले अंकिता को घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। अंकिता की मां को गांव से बुलाया जाता है और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। अंकिता के पिता पर पुलिस दबाव बनाने लगी कि जल्दी से जल्दी अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उत्तराखंड के सीएम ने भी अंकिता के पिता को कॉल करके अंकिता का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा। इसलिए दबाव में अंकिता के पिता मान जाते हैं। पुलिस इतनी जल्दी में थी कि अंकिता की मां को भी अपनी बेटी का चेहरा देखने नहीं दिया गया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह से कहा कि उनकी पत्नी आईसीयू में है, लेकिन ये एक सफेद झूठ था। इस तरह अंकिता की मां को उसका चेहरा दिखाए बिना ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अंकिता के शरीर पर सभी चोटें मौत से पहले लगी थी, यानी कि उसके नहर में गिरने से पहले। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने कहा कि अंकिता की मौत का कारण पानी में डूबने के परिणाम स्वरूप सांस रुकने के कारण हुआ है। मतलब अंकिता पानी में गिरने से पहले जीवित थी और उसे धक्का देकर पानी में फेंका गया था। अंकिता के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के पेट में अधपचा खाना भी था जो उसने ऋषिकेश में खाया था और उसके 1 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। उत्तराखंड के जिस लोकल कोर्ट में अंकिता भंडारी मर्डर केस चला, उसमें हत्यारों की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने अंकिता की हत्या नहीं की, बल्कि अंकिता खुद नहर में जाकर डूबी है। कोर्ट में हत्यारों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा,
अंकिता पुष्पदीप से शादी न होने के कारण डिप्रेशन में थी। हत्यारों की तरफ से कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि अंकिता पुष्पदीप को वीआईपी और एक्स्ट्रा सर्विस वाले पैनिक मैसेजेस इसलिए लिख रही थी ताकि पुष्पदीप पर दबाव बन सके, ताकि जम्मू में रहने वाला पुष्पदीप उसे रिजॉर्ट से ले जाए और शादी कर ले। लेकिन इस केस में इतने ज्यादा सबूत मौजूद थे कि हत्यारे बच ना सके। कोर्ट में दिए वनंतरा रिजॉर्ट के स्टाफ के बयानों से साफ था कि इस केस में 3 हत्यारे ही लौटे थे। इससे साफ था कि रास्ते में ही अंकिता को मार दिया गया था। ऊपर से रास्ते का सीसीटीवी फुटेज, अंकिता की लास्ट चैट्स, कॉल, स्टाफ की गवाही और पुलकित आर्या के पकड़े गए झूठ, इन सब के कारण हत्यारों की सभी दलीलें झूठी साबित हुई। इस तरह 2 साल 8 महीने तक अंकिता भंडारी का मामला कोर्ट में चलता रहा और अंत में 30 मई 2025 के दिन उत्तराखंड की लोकल कोर्ट की जज रीना नेगी ने अंकिता मर्डर केस का फैसला सुना दिया। जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अंकिता के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। वो चाहते थे उनकी 19 साल की निर्दोष बेटी का जीवन जिन्होंने छीना था, उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आज हत्यारे जेल में हैं और अपने किए की सजा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ अब भी 3 बड़े सवाल फिर भी बचे रह गए। एक ये है कि उन परिवार वालों और थानेदारों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने अंकिता के पिता को इधर उधर न्याय के लिए भटकाया और तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जब तक कि ये मामला जनता में नहीं पहुंच गया। दूसरा सवाल ये कि जानते हुए भी कि रिजॉर्ट एक क्राइम सीन है, वहाँ और भी जरूरी सबूत हो सकते हैं, फिर भी भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने अंकिता के कमरे पर बुलडोजर क्यों चलाया। तीसरा सवाल ये कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने 19 साल की अंकिता की जान ले ली। चौथा सवाल हम सबके लिए कि अंकिता का क्या गुनाह था और उसे किस बात की सजा मिली। 3 साल 8 महीने बाद किसी मर्डर केस के और 8 महीने बाद किसी को उम्र कैद की सजा देने के बाद अचानक उसी मर्डर केस को लेकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं और मांग करते हैं कि उसे इंसाफ दिया जाए। अब इस मांग के साथ सवाल उठता है कि 3 साल 8 महीने पहले जो मर्डर हुआ, जिसके लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन तीनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी, तीनों जेल में हैं, तो अब कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। 3 साल पुराने इस मामले में हाल ही में वायरल हुए एक ऑडियो ने राज्य की सियासत को गरमा दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑडियो में एक वीआईपी का जिक्र है जिसका सियासी पार्टी से ताल्लुक है। कांग्रेस ने इसी बात पर उत्तराखंड सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं जिस शख्स का जिक्र तक नहीं, 3 साल 8 महीने बाद अचानक ये आवाज उठती है कि उस मर्डर केस में एक बहुत बड़ा शख्स, एक वीआईपी शामिल था, जिसे उत्तराखंड पुलिस ने, पावर ने, पॉलिटिशियन ने बचा लिया। और अब 3 साल 8 महीने बाद सिर्फ एक ऑडियो और एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और पूरे उत्तराखंड, देहरादून से लेकर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि देहरादून में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर के बाहर भी घेराव हुआ। और अब तो यह है कि 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड को बंद रखने का ऐलान किया गया। मतलब इसमें गुनाहगार 3 नहीं बल्कि इसके ऊपर भी हैं। वो अगर वीआईपी नेता है तो हो सकता है उसके साथ कुछ और नाम भी आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि कुछ और नामों का खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जब पूरे उत्तराखंड में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वीआईपी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो खुद हाई कोर्ट पहुंचकर इन सारे अपने नाम पर पब्लिश करने पर रोक लगवा देता है। खुद सीएम को आकर सामने ये मीडिया को कहना पड़ा उसकी तरफ से कि वो 10 से 20 तो था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो वो कैसे कुछ करेगा। ये एक सीएम के कहने की बात नहीं हो सकती। सीएम को ये मामला कहना चाहिए कि आप पुलिस वाले इसकी जांच करके बताएंगे। सीएम क्यों सफाई दे रहे हैं और दलील दे रहे हैं? क्या वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पावरफुल शख्स है? उत्तराखंड के सीएम ने खुद इस केस में सीबीआई जांच की मांग की है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा इस केस में और कितने बड़े चेहरे सामने आते हैं
और कितनों को दोषी ठहराया जाता है।